Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. सो CAPF पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसको डिस्कस करने के लिए एंड जो SSB का पार्ट है दैट इज SSB में भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसमें भी स्पेशली जो करंट अफेयर्स डोमिनेटेड पार्ट है, बी इट योर लेक्चरेट, बी इट योर ग्रुप डिस्कशंस और बी इट योर इंटरव्यू, इन सब में जो करंट अफेयर्स का पार्ट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रोल ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. सो इन्हीं दो चीजों को डिस्कस करने के लिए आज के सेशन में हम लोग मिल रहे हैं एंड वी वुड डिस्कस कि कैसे इस टॉपिक को, कैसे इस थीम को प्रिपेयर करना चाहिए. what are the things that one needs to keep in mind in their preparation while preparing for these two aspects of the examination process. So let's start with first point, that is issue based preparation. देखो, करंट अफेयर्स के नाम पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी स्पेशली फॉर SSB एंड CAPF पेपर 2 इज वो जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो आपकी थीम बेस्ड होनी चाहिए या एक इशू बेस्ड होनी चाहिए. रिटन एग्जाम में आपने MCQ भरते टाइम तो क्या वन लाइनर आंसर याद करने थे कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री हु हैज बीन गिवन दिस ABC अवार्ड, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे आपको सिर्फ वही याद करने होते थे. बट अब ये जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो CAPF का पेपर 2 हो, चाहे SSB में करंट अफेयर्स डोमिनेटेड पार्ट हो, इसमें यू हैव टू हैव एन इंटेलिजेंट ओपिनियन एंड you should be in a position to frame your ideas, verbalize your ideas and to pin them in the form of and to put your thoughts to paper. So इसी सब चीजों को कैसे ये चीज अप्रोच की जा सकती है वो आज के सेशन में डिस्कस करने का आइडिया है. दूसरी चीज, CAPF पेपर 2 को लेके काफी सारा मार्केट में नॉइस क्रिएट किया गया है और एक फियर, अननेसेसरी एक फियर स्प्रेड किया जा रहा है ताकि लोग अपने कोर्स बेच सकें पेपर 2 को लेके. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ टिल नाउ. आप में से जितने भी बच्चे CAPF के पेपर में अपियर हो रहे हैं, आप सभी ने अपनी लाइफ में 10वीं का एग्जाम पास किया होगा, 12वीं का एग्जाम पास किया होगा और कॉलेज का एग्जाम भी पास किया होगा. और स्कूल और कॉलेजेस में जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आपको आंसर्स लिखने होते हैं. तो CAPF का पेपर 2 भी ऐसा कोई अनोखा ब्रह्मांड का कोई कोने से निकलने वाली शक्ति या कोई ऐसा अनोखा कोई समस्या नहीं है कि जिसका उपाय आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर मत्था टेक के ही मिलेगा. CAPF paper 2 is just a test of your basic language skills and a test of your basic understanding of things that are happening in and around you. So essentially CAPF का जो पेपर 2 है that's a test of your two things. First is your language skills and second is a test of your general intelligence, the kind of knowledge that you have about things that are happening around you. सेम चीज जो SSB है उसमें भी जो करंट अफेयर्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज अगर आपका इंटरव्यू का तो जो मैक्सिमम पार्ट होता है, इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर PIQ देन इट वुड मोस्ट लाइकली बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स में अगर आप एक अच्छा होल्ड रखते हो तो इंटरव्यू में आप SSB के एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाते हो. दूसरा, जो ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट के टॉपिक्स होते हैं उसमें at maximum number of times there are topics from current affairs, and if you have a good hold of the topic of current affairs then you can easily get great ratings on those tests and eventually that can lead to your recommendation. Also CAPF का जो इंटरव्यू होगा उसमें भी willy nilly you would have your current affairs, so that's why it is important to have a holistic strategy towards this issue based preparation. सो इशू बेस्ड प्रिपरेशन के लिए अब आपको क्या चीजें करनी चाहिए, व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट. द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. ये आपने काफी बार सुना होगा, काफी लोगों से सुना होगा, बट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट. और न्यूज़पेपर्स में भी क्या चीज, यू शुड रीड editorials, you should read their opinion pages and you should read the explained section of the newspaper. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, it depends on your choice. You can read Indian Express, you can read Hindustan Times and you can read The Hindu. The Hindu, I would say those of you who have a lot of time they can go for it. If you are short on time, Hindustan Times का जो editorial वाला section आता है that's also good, and if you are somewhere in the middle then Indian Express also works well, especially उसका जो explained section है that used to carry good articles back. ठीक है. सो आपको पहली चीज क्या करनी है, उन एडिटोरियल्स को पढ़ना है. अब पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, यू हैव टू डाइजेस्ट देम. रीडिंग इज जस्ट
सुपरफिशियल, यू हैव टू डाइजेस्ट देम। डाइजेस्ट देम मतलब क्या? अगर आपने एक कोई एडिटोरियल पढ़ा, उसको आपने समझना है पहले आईज क्लोज करके, देन ट्राई टू रीथिंक कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, यू रेड थ्रू इट, देन जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू recall ki what are the various things that you are able to recollect about the editorial. Then next level of understanding is try to question that editorial. Suppose it is giving an X slant of view on a particular topic, try to question it from the other perspective ki what could be the other side of this, and think about it logically in your mind rather than reading the opposite point from somewhere. Try to develop that art of argumentation that you are able to get ideas from the other side. उस चीज को आपको फोकस करना है। इससे क्या होगा, आपका जो सीएपीएफ के पेपर 2 में आर्गुमेंट राइटिंग वाला पार्ट है वो तो डेवलप हो गया, उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग में भी यू वुड गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि किस तरीके से आप एक स्टैंड को प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे में भी ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। देन अगर आप 1-1.5 एटलीस्ट 15 डेज तक आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कीजिए। डोंट मेक नोट्स राइट नाउ, नोट मेकिंग के लिए ये ऑप्टिमम टाइम नहीं है। इस टाइम पे आपको ये आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन डेवलप करना आना चाहिए, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द argument that the author of the editorial or the opinion piece is saying, and you can then counter that from the perspective that you have developed. ठीक है, so this is the first point that I wanted to emphasize that you should try to inculcate from today onwards. आपको अगर कोई और भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई एम हैविंग अ लुक एट देम। टॉपिक सेग्रीगेट करने का क्या तरीका है बेटा? टॉपिक सेग्रीगेट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर सीएपीएफ के पेपर 2 के उठाओ। सो बीट योर, आप देखोगे उसमें सिक्योरिटी के टॉपिक से काफी क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की जो डिबेट है उससे काफी क्वेश्चन आते हैं, विमेन रिलेटेड इश्यूज से काफी क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक इंपॉर्टेंट थीम है। अगर रिसेंट ईयर्स में आप देखोगे साइंस एंड टेक के टॉपिक्स का भी हल्का हल्का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। सो और फेडरलिज्म के टॉपिक से काफी टॉपिक्स आते हैं। सो द टॉपिक्स आर फिक्स्ड, लाइक यू हैव सर्टेन ब्रॉड थीम्स, और उन थीम्स के अराउंड आपको अपना कंटेंट बिल्ड करना है। कंटेंट बिल्ड कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा अभी कि कैसे कंटेंट बिल्ड करना है, ठीक है। टेम्पलेट वाइज प्रिपरेशन इज द बेस्ट अप्रोच। तो एक इशू लेके मैं आपको ये चीज डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। सो यू ऑल नो एक बहुत बड़ा मेजर इंटरनेशनल इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो आप सबने पढ़ाई है, तो उसको आई वुड लीव इट फॉर अनदर सेशन। अभी एक और इशू जो चल रहा है वो है श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। आप में से कितने लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है दैट श्रीलंका इज फेसिंग अ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस? 3 मंथ्स क्या आप बेटा अगर सिंसियरली प्रिपेयर करोगे तो इवन 60 डेज में आप पेपर 2 की अच्छे से तैयारी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर थॉरो विथ योर करंट अफेयर्स एंड यू आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, ठीक है। ओके, ठीक है, यस। सो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस पे ओके, सीएपीएफ का करंट अफेयर्स रिटर्न जो पेपर 1 है उसमें तो वो सेम ही रहता है। पेपर 2 का जो करंट अफेयर्स है दैट स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स करना होता है, और सीडीएस में आपका सिर्फ जो रिटर्न एग्जाम है उसमें एमसीक्यू बेस्ड होता है, बट जो एसएसबी में करंट अफेयर्स होता है दैट्स लार्जली कंपैरेटिव टू सीएपीएफ का इंटरव्यू एंड पेपर 2 का करंट अफेयर्स, ठीक है। सो जैसे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो दैट्स अ बिग इशू, इट हैज बीन इन न्यूज। तो सबसे पहले सोचो ये एग्जाम में कहां फिट हो सकता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मंत्रा देना चाहता हूं वो है डू नॉट लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर यूज। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसको समझने और दिमाग में उतारने से पहले सबसे पहला प्रश्न वाचक सवाल उससे ये पूछो कि ये मेरे एग्जाम में कहां हेल्प करने वाला है। इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन द एमसीक्यू बेस्ड phase? Is it going to help me in the SSB? Is it going to help me in CAPF paper 2? अगर वो किसी कॉलम में फिट हो पाता है देन ओनली रीड दैट टॉपिक, अदरवाइज स्किप इट। तो ये जो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस है, वेयर डज इट फिट इन आवर फ्रेमवर्क? ये 2 जगह फिट होता है। सीएपीएफ पेपर 2 में इस पे एक रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इंटरनेशनल इश्यूज पे रिपोर्ट राइटिंग इज पॉसिबल। दूसरा, इट कैन कम इन योर एसएसबी एज अ टॉपिक ऑफ लेक्चरेट।
ओके या सो और फाइनली अगर और भी ज्यादा इफ यू आर ऑन थिंकिंग ऑल्सो एट अ लेवल फॉरवर्ड, तो एसए के फॉर्म में भी दिस टॉपिक कैन कम. सो इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो क्या अब पूरे दिन बैठ के हमें सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है? द आंसर इज नो. यही टॉपिक पढ़ने के अलावा हमें 100 टॉपिक और पढ़ने होते हैं. तो एक टॉपिक को सिर्फ उतना ही टाइम दे जितने से आप एक बार में उस टॉपिक का कंटेंट कंप्लीट कर ले, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. सो रोटी इज अ फंडा दैट यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड. रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. सो जस्ट रीड अ टॉपिक वंस, राइट योर ओन कंटेंट. उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड, कैसे पढ़ना है आपको टॉपिक, सबसे पहले उस टॉपिक का एक ब्रीफ बैकग्राउंड बनाएंगे, दैट व्हाट इज द इशू. नेक्स्ट पार्ट में अगर वो आर्ग्यूमेंट की इस फॉर्म में आ सकता है, या उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स वाला एस्पेक्ट बनता है, या कोई और एंगल उसमें बन सकता है, उस एंगल को एक्सप्लोर करेंगे. देन एक छोटा सा आइडिया कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व हो सकती है. दूसरा, इसका इंडिया इसमें क्या चीज कर सकता है अगर इट्स एन इंटरनेशनल इशू वाला थिंग, एंड दैट्स ऑल. सो नो नीड टू गो इनटू उस पे पीएचडी करने लग जाना. आजकल मैं देखता हूँ काफी सारे जो डिफेंस लवर्स होते हैं, वो क्या इन पे पीएचडी करने लग जाते हैं इन इश्यूज पे, कि रशिया यूक्रेन वॉर पे, मतलब कि कल उन्हें ही यूक्रेन अपनी तरफ से जंग में उतारने वाला है, उस लेवल पे प्रिपेयर करने लगते हैं. या कल को वही इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बन के वहां जाने वाले हैं और एकदम इंडिया के मिलिट्री अटैचे इंडिया की श्रीलंका एम्बेसी में जाके बन जाएंगे. नहीं, सिर्फ guys, you have limited time, you have limited space to write your responses, you have limited time to speak in SSB. so कम पढ़ो, सही पढ़ो एंड मूव फॉरवर्ड. ये सब पीएचडी करने का मौका आपको सिलेक्शन के बाद डेफिनेटली मिलेगा. सो अंडरस्टैंड दिस कि लेस इज मोर. एक बार पढ़ो, उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करो जो आपने अपना नोट्स बनाए, देन यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू आर्टिकुलेट व्हाट यू हैव रेड. Okay, so these were some of the preliminary remarks that I had regarding SSB and CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड क्या करना है. सो एक टॉपिक का सैंपल लेके इस चीज को करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस श्रीलंका वाला टॉपिक. सो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आप मुझे कमेंट करके बताओ. दिस इज फॉर पेपर 1 ऑल्सो के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका की कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, पहली चीज. दूसरा, श्रीलंका में प्रेजेंट डिस्पेंसेशन कौन सी है. दूसरा, श्रीलंका के कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे पार्क स्ट्रेट कहाँ है, ओके, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे, कच्चा थीवो आइलैंड कहाँ पे है. सो ये कुछ चीजें क्या है, जब भी आपको न्यूज में कोई मुद्दा दिखे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, ट्राई टू गेट इट्स बेसिक्स राइट. फर्स्ट गेट, ये कैपिटल करेंसी वाले क्वेश्चन आपके एफकेट में बार बार आते रहते हैं. So if you are a defense वाला person, then this is how your mind should operate when you read a or encounter a new topic. ठीक है, अच्छा आपने देख लिया श्रीलंका क्या है. अब कुछ एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की. तो आई वुडेंट एक्सपेक्ट यू कि आपको एकदम इंडिपेंडेंस से पहले से हिस्ट्री पता हो कि श्रीलंका में कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे गवर्नेंस हुई वहां पे, हाउ ऑल ऑफ दैट हैपेंड. बट आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि एलटीटीई क्या था. एटलीस्ट कोई आपको नई चीज एनकाउंटर हो रहा है तो थोड़ा बेसिक्स आपको उसका बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए. दैट व्हाट वाज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, व्हाट वाज द 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका. उसके अलावा व्हाट इज चाइनाज रोल इन श्रीलंका. कुछ कुछ जो इश्यूज दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन पे थोड़ा ग्रास्प होना चाहिए. नॉट एकदम कि आपके एकदम ही आप श्रीलंका के जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बन जाए, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. ये बेसिक आइडिया कैसे डेवलप होगा, अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली रीड करेंगे तो उसमें एक एक्सप्लेन्ड का सेक्शन आता है. आप सारे न्यूज़पेपर्स ने कॉपी कर लिया वो एक्सप्लेन्ड वाला, हिंदू भी उसको लाता है, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में तो एक्सप्लेन्ड का आता ही है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आता है. तो वो एक्सप्लेन से आपको एक बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर हो जाएगी. और अगर ज्यादा पढ़ने का मन है तो विकिपीडिया में वो चीज आपको बैकग्राउंड नॉलेज तो मिल ही जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेप दैट यू नीड टू डू इन अ टॉपिक. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इशू है, तो सबसे पहले अगर कोई भी मुद्दा चल रहा है तो उस इशू को समझने का प्रयास करेंगे. सो इशू क्या है श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का. इशू ये है कि आप सबको पता है 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था, यूएसए के कुछ बैंक्स थे, उनके यहाँ एनपीएस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, बिकॉज दे हैड अंडरगोन समथिंग विच इज कॉल्ड एज सब प्राइम लेंडिंग. सब प्राइम लेंडिंग क्या है कि किसी की औकात है नहीं पैसा चुकाने की, लेकिन उसको भी लोन बांट दिया. सो 2008 में ऐसा हाउसिंग लोन्स को लेके यूएसए में काफी ज्यादा हुआ था, उसको बोला जाता है सब प्राइम क्राइसिस या सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. 2008 में ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई.
तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हुआ। यूएसए में लेहमैन ब्रदर्स करके एक बैंक था, वो कोलैप्स हुआ ग्लोबली। फिर काफी सारे उसका एक डोमिनो इफेक्ट पड़ा और काफी सारे ग्लोबल बैंक्स कोलैप्स करने लगे, काफी सारी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स करने लगी और उसी का इम्पैक्ट श्रीलंका पे भी पड़ा। तो श्रीलंका की भी इकोनॉमी थोड़ी वीक हुई, बट श्रीलंका ने उससे फाइट करने के लिए क्या किया, श्रीलंका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ से पैसा कर्ज में लिया। कितना पैसा लिया, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, बट पैसा कर्ज में लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जब पैसा कर्ज में लिया तो उसको चुकाना भी पड़ता है। तो कुछ टाइम 2008 के बाद 2009 से 2012 के आसपास का जो ड्यूरेशन था, उस टाइम में श्रीलंका की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही थी। क्यों ग्रो कर रही थी, क्योंकि जो वो उधार में पैसा लेके आया था, उस पैसे से उसने अपनी कंट्री में काफी सारे वर्क स्टार्ट किए, काफी सारा फिस्कल स्टिमुलस दिया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डिसेंट रेट पे ग्रो करी। दूसरा, क्योंकि उस समय ग्लोबल इकोनॉमीज, जो डेवलप्ड देशों की इकोनॉमियां थी, अर्थव्यवस्था थी, उनके यहाँ इजी मनी अवेलेबल था। सरकार हर किसी को पैसा बांट रही थी। तो जब सरकार उन देशों में पैसा बांट रही थी, जब उन देशों में एक तरीके से एक फिस्कल ईजिंग की पॉलिसी चल रही थी, तो क्या हुआ, उन देशों के लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया ग्लोबली। इंडिया में भी उन्होंने पैसा लगाया। जो ग्लोबल इन्वेस्टर थे यूएसए, यूरोप के, क्योंकि उनके वहां एक फिस्कल स्टिमुलस दिया गया था, लोगों के हाथों में पैसा दिया जा रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने वो पैसा यूएसए, यूरोप में लगाने के अलावा ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे इंडिया, श्रीलंका, इनमें काफी पैसा लगाया। उसकी वजह से इन देशों में काफी पैसा आया और उसकी वजह से 2012-13 तक ये इकोनॉमीज अच्छी ग्रो करती रही। फिर एक बार और श्रीलंका ने आईएमएफ से लोन लिया और धीरे धीरे एक चाइना का भी इसमें एंगल शुरू हुआ। चाइना का एक चीज जो बोली जाती है वो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स में ऐसा बोला जाता है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक, ऑल्दो चाइना ने कभी इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, बट इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बोलते हैं कि श्रीलंका के जो चाइना है उसके दिमाग में एक आइडिया है कि ये जो भारत का पेनिनसुला है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, उसको चारों तरफ से घेर दिया जाए चाइना के बेसिस बना के। तो चाहे म्यांमार में वो कोई एक बेस बनाए, चाहे श्रीलंका में कोई बेस बनाए, चाहे पाकिस्तान में एक बेस बनाए, इस तरीके से छोटे छोटे बेस बनाते हुए एक माला सी, वो इंडिया के जो भारत माता का आपको वी सा शेप दिखता है पेनिनसुला का, उसके चारों तरफ एक चाइना के बेसिस की एक श्रृंखला बनाते, ताकि वो इंडिया को इजिली इंडियन ओशियन के रीजन में डोमिनेट कर सकें। सो दैट्स कॉल्ड एज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी। सो उसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोती था, वो था श्रीलंका का एक पोर्ट विच वॉज कॉल्ड एज हम्बनटोटा पोर्ट। सो हम्बनटोटा इंडिया के काफी क्लोज है, बिकॉज श्रीलंका एज यू नो इंडिया से काफी क्लोजली, फिजिकली, ज्योग्राफिकली काफी क्लोज है। तो वो हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइना ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे हम इसको लीज पे लेंगे। और एक श्रीलंका को भी क्योंकि इजी मनी चाहिए था, चाइना ने बहुत उसको एकदम सपने दिखाए कि आपके देश में घी दूध की नदियां बहने लगेंगी, आप हमसे हाथ तो मिला के देखो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, सब पैसा हम लाएंगे, लेबर हम लाएंगे। तो बस इस ऐसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके श्रीलंका को चाइना ने बोतल में उतार लिया। और एक बार जब श्रीलंका बोतल में उतरा तो फिर वो फिसलता फिसलता बोतल के अंदर जाके कैद हो गया। तो चाइना क्या करता रहा, लोन देता रहा श्रीलंका को, कहा कि अच्छा इतने रुपए लोन ले लो, कोई चीज तुमसे गिरवी नहीं ले रहे, तुम ये प्रोजेक्ट डेवलप कराओ और ये हमें दो। फिर जैसे जैसे जब टाइम बढ़ता गया, जब श्रीलंका को लगने लगा कि हम ये लोन चुका नहीं सकते, तो फिर चाइना ने उनपे दबाव बनाना शुरू करा। चाइना ने बोला कि अब जब ये तुम हमारे पैसे चुका नहीं रहे हो, तो अब ऐसा करो, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ही हमें दे दो। सो हम्बनटोटा प्रोजेक्ट पे चाइना ने डेवलपमेंटल कंट्रोल ले लिया, लीज पे ही ले लिया इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट पूरा, और धीरे धीरे श्रीलंका को एक चीज में फंसा दिया, दैट वाज कॉल्ड एज डेट ट्रैप, ऋण के कुचक्र में। व्हाट इज दिस डेट ट्रैप या ऋण का कुचक्र? इसमें क्या था कि अब जो भी श्रीलंका रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, वो रेवेन्यू भी काफी नहीं पड़ पा रहा था वो इंटरेस्ट देने के लिए जो चाइना ने एज ए लोन दिया था। तो लोन पे आपको पता है, अगर आप किसी से कोई चीज लोन लेते हो तो आपको एक उसमें प्रिंसिपल वापस करना पड़ता है, दूसरा आपको इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है। तो श्रीलंका was in such a desperate situation that it was not able to return the interest amount even because the project of Hambantota was not generating adequate revenues. सो उसकी वजह से चाइना ने एक तरीके से ऐसा बोलने लगे कि अब श्रीलंका पे कब्जा करता जा रहा है, इकोनॉमिकली एनस्लेव ना कर दे वो श्रीलंका को, ये फियर ग्लोबली जताया जाने लगा। सो क्या हुआ, नेगोशिएशंस हुई, श्रीलंका ने बोला चाइना को कि आप ये
लोन को डेफर कर दो कुछ सालों के लिए, बस चाइना ने वो लोन डेफर नहीं किया, ना ही उसकी कंडीशंस में रिलैक्सेशन किया, और ऑल्टरनेटिव में कहा कि प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस हमें दे दो, और अगर आप प्रोजेक्ट की ओनरशिप और मेंटेनेंस हमें ट्रांसफर करते हो देन वी वुड टेक केयर ऑफ इट। सो ऐसे ऐसे कोर्सिव तरीके से चाइना ने श्रीलंका में इनरोड्स करना शुरू किया, देन अपनी सबमरीन्स को वहां लाके लैंड करना शुरू किया। सो ऑल ऑफ दैट वाज अनदर एंगल टू दिस इशू, ठीक है। और ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड इंडिया वुड नेवर अप्रिशिएट कि चाइना जैसी कंट्री इंडिया के बॉर्डर के इतना क्लोज आके इन तरीके के वर्क्स और टास्क में इन्वॉल्व हो। सो इंडिया वाज एप्रीहेंसिव, इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी श्रीलंका को दिया कि जब चाइना की सबमरीन्स वहां पे आके लैंड हुई तो इंडिया क्लियरली सेड कि दिस इज नॉट something that as a good neighbor Sri Lanka should do, and India also reiterated कि we have a neighborhood first policy where we care for our neighbors, जो गुजराल डॉक्ट्रिन का कई लोग बोलते हैं अपडेटेड वर्जन है। सो ऑल ऑफ दैट वाज सेड। तो उसके बाद श्रीलंका ने भी कुछ कुछ चीजें दी। अब ब्रेकिंग पॉइंट कब आया? ब्रेकिंग पॉइंट आया in 2022. So all of that was happening. Sri Lanka की इकोनॉमी was growing at its own pace. What happened was 2020 में सडनली व्हाट हैपेंड 50, तो हर एक देश को आपको पता है अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है। लोन वो कहां से लेते हैं? कुछ डोमेस्टिकली लेते हैं, कुछ इंटरनेशनली लेते हैं। तो इंटरनेशनल लोन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेप्ट, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, काफी सारे दूसरे देशों के रिजर्व बैंक्स के साथ जो टाई अप किए जाते हैं उनके थ्रू जो लोन्स लिए जाते हैं। सो दोज लोन्स वर आल्सो देयर। ओके, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट लोन वाला एस्पेक्ट वाज देयर, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज 2022 में सडनली क्या होता है, श्रीलंका का 51 बिलियन डॉलर्स का डेप्ट है, ठीक है। 51 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट है, और एक्सटर्नल डेट जो होता है यूजुअली आप उसको इंटरनेशनल करेंसी में देते हो, मोस्टली डॉलर्स में रीपे किया आता है। बट श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो इतना कम हो गया था दैट दे वर नॉट एबल टू रीपे दैट डेट। तो उसके चक्कर में उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो कर्ज चुका नहीं सकते, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज सोवरीन डिफॉल्ट। सोवरीन डिफॉल्ट मतलब एक राष्ट्र की संप्रभु सरकार जब हाथ खड़े कर दे कि हम लोन नहीं चुका सकते, दैट्स कॉल्ड एज सोवरीन डिफॉल्ट। सो ये सोवरीन डिफॉल्ट किया श्रीलंका ने। श्रीलंका ने बोला कि हम लोन अभी नहीं चुका पा रहे, इसको आप रिवर्क करिए, इस इंटरेस्ट पेमेंट के वर्क को आईएमएफ से बोला। तो अब जब ये क्राइसिस हुई तो इसको जब क्राइसिस वर्ल्ड के नोटिस में आई, फिर लोगों ने इस क्राइसिस को स्टडी करना शुरू करा, तब उन्हें पता चला कि क्या इसके पीछे रीजंस थे। सो आई होप क्राइसिस समझ आई हो। इमीडिएट क्राइसिस वन लाइन में बोला जाए तो वो क्या थी? श्रीलंका का 51 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट था एंड वो उसको रीपे नहीं कर पाया एंड इट वेंट इनटू सोवरेन डिफॉल्ट। सो सोवरेन डिफॉल्ट हुआ। ओके, सो अब इसके रीजंस क्या थे? सो नेक्स्ट जो अब आपके माइंड में पॉइंट आना चाहिए, व्हाट वर द रीजंस। सो सबसे जो प्राइमरी रीजन था, जो इनिशियली इमीडिएट रीजन था, वो क्या था? चाइना का श्रीलंका का जो एक्सटर्नल डेट है वो फॉरेन करेंसी में ज्यादा डोमिनेटेड था, और दूसरा श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी उनके पास जो डॉलर, यूरो, गोल्ड, इनकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। तो वो अमाउंट इतना लिमिटेड था दैट वो अमाउंट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू रीपे देयर एक्सटर्नल लोन, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हाई इट वेंट इनटू क्राइसिस, कि उनका फॉरेक्स रिजर्व बहुत लो था। फॉरेक्स रिजर्व लो होने के पीछे क्या रीजन है? बिकॉज चाइना जो श्रीलंका है वो एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। श्रीलंका में जितना भी वीट आता है वो मोस्टली इंपोर्ट होके आता है। श्रीलंका काफी सारी और चीजों के लिए भी, मेटलर्जिकल गुड्स के लिए और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो इंपोर्ट अगर आप कुछ चीज करोगे तो आपको पेमेंट तो डॉलर या यूरो इंटरनेशनल करेंसी में करनी पड़ेगी। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वहां पे आपने सुना होगा फूड राइट्स हो रही है, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, पेट्रोल भी आप देख रहे हो कि वहां फौज के संरक्षण में बेचा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हो रहे हैं because they are not able to repay the international obligations. So that was the first point. दूसरा, अब ये फॉरेक्स की क्राइसिस क्यों हुई? फॉरेक्स की क्राइसिस काफी सारे रीजंस के लिए हुई। एक इमीडिएट रीजन था कोविड। एज यू ऑल नो, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म और जैकलीन फर्नांडिस पे डिपेंडेंट है। सो जैकलीन को इंडिया में मूवीज नहीं मिल रही थी तो वो अपने देश में पैसे नहीं बेच पा रही थी। जोक्स असाइड, टूरिज्म जो है वो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसका थर्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स अर्नर था। यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए श्रीलंका में जो डॉलर आते थे वो मैक्सिमम डॉलर्स, थर्ड नंबर पे जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो वो अर्न करता था वो कहां से करता था? थ्रू दीज टूरिस्ट। बट
कोविड के टाइम पे एक एक्सटर्नल टूरिज्म ही फ्लाइट सिर्फ कैंसिल हो गई थी, तो उतना टूरिज्म वहां नहीं ग्रो पाया, उसकी वजह से वहां से उन्हें फॉरेन अर्निंग नहीं मिली। दूसरा एक और श्रीलंका का जो टूरिज्म कम होने का रीजन था, वहां पे एक ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पीछे 1-2 साल पहले। ईस्टर के दिन ईस्टर डे बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसमें रिलीजियस एंगल के साथ टेरर अटैक हुआ एंड मेनी पीपल वर लाइक हार्म्ड इन दैट। सो उसकी वजह से जो यूरोपियन टूरिस्ट थे एंड ऑल्सो जो अमेरिकन टूरिस्ट थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड शनिंग श्रीलंका एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, साइटिंग वहां के थ्रेट परसेप्शन की यहाँ पे टेरर अटैक्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईस्टर बॉम्बिंग्स। सो उसकी वजह से भी उनके टूरिज्म पे एक डैम्परिंग इफेक्ट पड़ा। सो ईस्टर बॉम्बिंग एंड कोविड वर टू रीजन जिसकी वजह से टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ा उनके। उसके अलावा और क्यों हुआ कि उनकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, एक और रीजन था, वहां की एक तुगलकी फरमान वहां की एक सरकार ने दिया था कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे इमीडिएट। जैसे एक झटके में वहां की सरकार ने बोला कि अब कल से केमिकल फर्टिलाइजर्स बंद, हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। तो आप सबको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग हाँ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको ग्रेजुअल स्टेज वाइज वे में इंट्रोड्यूस करनी होती है। अगर आप सडनली इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या आपकी जो फूड सप्लाई है वो एकदम से क्रैश कर जाएगी, बिकॉज ऑर्गेनिक में कंपैरेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस है वो लेस होता है। ऑल्सो श्रीलंका में जो मेजर कमोडिटीज प्रोड्यूस होती थी, जैसे राइस हो गया, जैसे कॉफी हो गया, जैसे टी हो गया, दे वर लार्जली डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स। सो जब वो केमिकल सप्लाई ही नहीं हो पाई तो वो जो क्रॉप और एग्रीकल्चर की डोमेन थी दैट ऑल्सो कोलैप्स्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो उनकी फॉरेक्स रिजर्व पे दिक्कत आई। फाइनली श्रीलंका के डेप्ट ट्रैप वाले एंगल को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सो नाउ वी आर थॉरो कि इस क्राइसिस के पीछे रीजंस क्या है। एक रीजन और था कि जो श्रीलंका की लोकल गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज। तो श्रीलंका की जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक जो पॉपुलिस्ट रिजीम्स होती है ना उनकी तरह बिहेव करना शुरू करा कि काफी सारे उनके एक नेशन बिल्डिंग टैक्स होता था श्रीलंका में। तो ये जो सरकार आई द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि ये जो नेशन बिल्डिंग टैक्स है उसे एबॉलिश कर दिया कि ये नेशन बिल्डिंग टैक्स अब नहीं लगेगा, आप लोगों से कम टैक्स वसूला जाएगा। तो इस तरीके के पॉपुलिस्ट मेजर्स की वजह से भी क्या हुआ, वहां पे जो इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास फिजिकल रिसोर्सेज थी वो कम होती गई। सो अब ये हमने क्या देख लिया, वी हैव सीन सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस क्राइसिस पर्सिपिटेटेड, और इमीडिएट रीजन देख लिए, लॉन्ग टर्म रीजन देख लिए। अब ये क्या हुआ, ये माइंड में अब आपको क्या याद करना है, व्हाट वाज द इशू, व्हाट वर द रीजंस फॉर द इशू। फिर अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या आप इंडिया की तरफ से अब इसमें बोलेंगे, बिकॉज इंडिया के रिस्पेक्ट पे श्रीलंका के रिलेशंस। तो इंडिया की, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, नेक्स्ट जो टेम्पलेट होगी वो होगी इंडिया रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में क्या किया इंडिया ने इमीडिएट, इंडिया ने पहले बोला कि वी हैव ऑलवेज फॉलोड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें हम अपने नेबर्स की केयर करते हैं। वी एंश्योर दैट दे नेवर फील एंड व्हेनेवर दे आर इन ट्रबल इंडिया ट्राइज टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। सो इस केस में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करी श्रीलंका को, जिसमें इंडिया ने बोला कि वी वुड गिव यू सॉफ्ट लोन्स, और उस सॉफ्ट लोन की मदद से यू कैन रीबिल्ड योर इकोनॉमी। दूसरा, इंडिया ने ये चीज बोली कि हम आपको इमीडिएट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए फूड ग्रेन्स, पेट्रोलियम सप्लाई, ये चीजें देंगी, ताकि आपकी जो पब्लिक है, इंडिया ऑलवेज वांट्स टू एंश्योर कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में जो पब्लिक परसेप्शन रिगार्डिंग इंडिया हो वो एक पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन हो। तो इंडिया ने उनको ना सिर्फ एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की, अप टू 2.5 बिलियन तक उसके जाने का अनुमान है। उसके अलावा दूसरा, इंडिया ने एक चीज जो एक्सटेंड की, दैट वाज इमीडिएट सपोर्ट, जिसमें उन्होंने एसेंशियल्स, बीट फूड ग्रेन्स, बीट मेडिसिन, बीट पेट्रोलियम, ये देना शुरू करा। उसके अलावा श्रीलंका ने इंडिया से रिक्वेस्ट भी करी है कि आपके तो खूब सारे देश हैं दुनिया में, काफी सारे देश आपके दोस्त हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि श्रीलंका को थोड़ा पैसा दे दो और आप गारंटर का काम कर लो। तो ये भी श्रीलंका ने एक रिक्वेस्ट करी है इंडिया को। तो इंडिया अभी उस पर विचार कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। बट हाँ, हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंडिया डिसाइडेड कि हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे। नॉट जस्ट इंडिया, इवन बांग्लादेश केम आउट एंड डिसाइडेड टू सपोर्ट श्रीलंका। अब इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, सो इस क्राइसिस का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो मल्टीपल इंपैक्ट्स हैं। पहला इंपैक्ट क्या है, अगर आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका, अगर वहां कोई क्राइसिस आएगी तो हो सकता है वो क्राइसिस फैल के इंडिया में भी पहुंच जाए। अगर वहां पे मानो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई, अगर लोगों को भूखमरी की समस्या होने लग गई वहां, अगर लोग वहां सरवाइव नहीं कर पा रहे, क्या होंगे, तो शरणार्थी बन के मेजोरिटी ऑफ देम वुड बी कमिंग इनटू इंडिया।
सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वुड हैपन, जैसे आप देख रहे हो हमारे ईस्टर्न साइड पे रोहिंग्यास की क्राइसिस इज अ बिग थिंग, वैसे ही हो सकता है दोबारा श्रीलंका की तरफ से आने वाले आउटसाइडर्स एक क्राइसिस, एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्रिएट हो जाए इन द कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया. सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड, चाइना का इफ श्रीलंका फर्दर बोतल में और गहरा उतरता जाता है चाइना के साथ संबंधों में, तो क्या हो सकता है, वो चाइना के एकदम इकोनॉमिक सिस्टम का एकदम इंटीग्रेट हो सकता है, और बिकॉज ऑफ एक तरीके से इकोनॉमिकली वो बहुत ही ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा. तो उससे क्या, चाइना उसकी पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को कंट्रोल करने लगेगा, विच अगेन इज अ सिचुएशन दैट इंडिया वुड एंश्योर डज नॉट हैपन ऑन इट्स सो क्लोज टू इट्स बॉर्डर. सो चाइना को भी एट बे रखने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि इंडिया इंटरफेयर करे. दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन एंगल की वजह से हमने देखा, बिकॉज इंडिया हैव ऑलवेज बीन अ चैंपियन ऑफ पब्लिक राइट्स, सो बिकॉज ऑफ दैट कि ऑर्डिनरी पीपल को क्राइसिस ना फेस करनी पड़े, उसको लेके इंडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. सो इसलिए भी इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए. तीसरा, इट इज अ गुड टाइम फॉर इंडिया टू इन्वेस्ट इन श्रीलंका, बिकॉज वहां पे क्योंकि अभी हमें पता है उनकी करेंसी काफी वीक हो चुकी है, और वहां पे इट कैन बी अ गुड प्लेस वेयर इंडिया कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो. सो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मेडिसिन की काफी जरूरत है श्रीलंका में. सो श्रीलंका अपनी जो भी फार्मेसी है वो काफी ज्यादा इंपोर्ट करती है फार्मा प्रोडक्ट्स. सो इंडिया कैन बिकम अ एक्सपोर्टर, अ लार्ज एक्सपोर्टर एंड सप्लाई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू श्रीलंका. ठीक है. दूसरा, अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो पेट्रोलियम प्राइसेस हाई हो गए हैं, तो इंडिया कैन सेंड इट्स रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू श्रीलंका एंड कैन बिकम अ सप्लायर इन द लॉन्ग टर्म. उसके अलावा इंडिया को एक और रिस्क है अगर श्रीलंका कोलैप्स करता है, तो वो है कोलंबो पोर्ट. तो श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब का काम करता है. व्हाट इज अ ट्रांसशिपमेंट हब? ट्रांसशिपमेंट हब होता है कि इंडिया से कोई भी सी पोर्ट से कोई शिप जाएगी, बिकॉज इंडिया के पोर्ट्स उतने बड़े नहीं है, तो वो कोलंबो में जाके एक बार खड़े होते हैं, और वहां से एक बड़ी शिप्स में सारा कंटेंट ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो एक्सपोर्ट किया जाता है. तो अगर कल को श्रीलंका क्राइसिस में आ जाता है, तो वो कोलंबो पोर्ट में क्राइसिस आ जाएगी, और उसकी वजह से इंडिया के जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं दे वुड बी हैम्पर्ड. सो इसीलिए भी जरूरी है कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक है वो ग्रो करती रहे एंड सस्टेन करती रहे. सो दैट्स क्लियर. सो दिस वाज द ब्रीफ आइडिया. सो इस तरीके से अगर आपने टॉपिक क्रिएट कर लिया, तो यू हैव टेंजिबल पॉइंट्स टू राइट, यू हैव वोकैबुलरी, जो आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक वोकैबुलरी चाहिए होती है वो आपने ले लिया. सो इन 20-25 मिनट में आपने पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर लिया. नाउ नो नीड टू गो इन फर्दर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक. जस्ट इसमें जो हमने 15-20 कीवर्ड्स पकड़े, उन कीवर्ड्स को रखा, उसमें जो कुछ बहुत ही कोर डेटा था उस कोर डेटा को याद रखा, एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक. ठीक है. सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस कि हाउ वी कैन प्रिपेयर दीज टॉपिक्स. ठीक है. ओके. ठीक है. सो इतना क्लियर है सबको. दामिनी, राघव, विकास, कॉकरोच, दिग्विजय, हम्बन टोटा पोर्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. एम्पर कच्चा थी वो आइलैंड, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का डिस्पोर्ट हुआ करता था. ठीक है. ओके. सो दिस मच इज क्लियर. आई गेस देयर इज नो मोर डाउट ऑन दिस. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ टॉपिक. ठीक है. सो लेस टाइम लेके टॉपिक प्रिपेयर करना है. अब ये जो भी मैंने देखा, आई डिड नॉट यूज अ पेपर, यू वुड हैव सीन आई डिडंट हैव अ पीपीटी, आई डिडंट हैव अ थिंग, इट वाज जस्ट स्ट्रक्चरिंग इट इन योर हेड. अगर आप इस चीज को 2-3 टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चरिंग इन योर हेड, इट वुड हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज. अगर आपको एसएसबी में टॉपिक पे बोलना आएगा, यू वुड इमीडिएटली बी एबल. कई लोग बोलते हैं ना सर वो हमारा एकदम मुंह में दही जम जाता है एसएसबी में, हम बोल ही नहीं पाते. वो जैसे ही जुबान पे वो पॉइंट आने होते हैं, काफी सारे बॉम्बार्डमेंट होने लगती है थॉट्स की, और फिर हम बहुत ही बिखरे हुए थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं. वी आर नॉट एबल टू गिव अ कोहेरेंट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द एसेसर, जिसकी वजह से एसएसबी में हम अच्छा, हमें लगता है हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. सो उस चीज को सही करने के लिए क्या तरीका है कि आप पढ़ो, माइंड में कंसेप्चुअलाइज करो पूरे टॉपिक को, देन गिव इट अ स्ट्रक्चर एंड देन परफॉर्म. सेम चीज सीएपीएफ पेपर 2 के लिए. कई लोग बोलते हैं पेपर 2 में सर आइडियाज नहीं आ रहे हैं माइंड में, आइडिया का ब्लॉकेज है. सो इस तरीके से अगर आप मल्टी डायमेंशन तरीके से सोचने का प्रयास करोगे कि एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट है, सिक्योरिटी की डायमेंशन से क्या इंपैक्ट है, अगेन इट वुड
come with practice. So आज पहला सेशन ही था ऑफ प्रैक्टिस का. आई होप यू एंजॉयड टुडेज प्रैक्टिस सेशन. इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, एसएसबी के करंट अफेयर्स के लिए, उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे. इसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को भी वो हैबिट डेवलप हो सके, वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके. बट जरूरी है कि जो भी मैंने डिस्कस किया उसको आप नोट डाउन करें पेन पेपर लेके, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Also, another final request for all of you. Vardhishala is a love of labor. So, it is for free initiative. Our volunteers work day in and day out to ensure that you get the classes. The only thing that we expect from you, dear viewer, is that you join into the channel, you share it with your friends, and you spread the word that real content that can be useful, free full length content is available on Vardhishala. So please, final request to all of you to spread the word. Thanks a lot for today's session. Jai Hind. If you have any doubts or any feedback, please post it in the comments and we would have a look at it and try to involve it in the next session. Till then, bye bye. Jai Hind.